ओके सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंटेंट्स विच गेट फिल्टर्ड एंड विच डू नॉट गेट फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरी टफ्ट, राइट। और ये लास्ट वीडियो है क्योंकि हम इसके बाद जो फिल्ट्रेशन वाला पार्ट है कि यूरिन फॉर्मेशन का वो कंप्लीट कर लेंगे, राइट। सो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास में जो ग्लोमेरुलस है उसके पास में ब्लड आ रहा है, कैपिलरी है वो, तो वहाँ ब्लड आ रहा है। ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा है सेल्स, राइट। तो एक है प्लाज्मा और दूसरा है सेल्स। नाउ अब मैंने बताया था आपको कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी टफ्ट के अंदर से कभी भी सेल्स फिल्टर नहीं होते क्योंकि सेल का साइज बहुत बड़ा है और जब हम ग्लोमेरुलस के होल्स को देखते हैं ना वो बहुत छोटे से होते हैं, ठीक है। वो नैनोमीटर्स के होते हैं और सेल माइक्रोमीटर्स में होते हैं, तो कोई चांस ही नहीं है। तो सेल्स तो कभी फिल्टर नहीं होते। अब सिर्फ प्लाज्मा का कंटेंट बचता है जो फिल्टर होने के जिसके चांसेस है। अब प्लाज्मा में जो वाटर है, वाटर फ्रॉम प्लाज्मा इज रेडिली फिल्टर्ड। यू नीड रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो प्लाज्मा में वाटर कंटेंट है वो हमेशा रेडिली फिल्टर, मतलब कि हमेशा बड़ी आसानी से फिल्टर हो जाता है। और इवन प्लाज्मा के अंदर 90% तो वाटर ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी प्लाज्मा आ रहा है उसके अंदर जितना भी वाटर है वो तो रेडिली फिल्टर हो जाएगा, उसके लिए कोई बैरियर नहीं है। सेकेंड पॉइंट कि जो प्लाज्मा के प्रोटीन्स है लाइक फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, वो कभी भी फिल्टर नहीं होते, दे आर नॉट फिल्टर। बट लेकिन कुछ जो डिसीज जैसे कि मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या होता है, हमारे पास में जो साइटोकाइंस है हमारे इम्यून सिस्टम के वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। वो क्या करते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन पे उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सो साइटोकाइंस न्यूट्रलाइजेस द नेगेटिव चार्ज, सो एल्ब्यूमिन गेट फिल्टर्ड। सी हमारे पास में तीन प्रोटीन्स होते हैं, तीन मेजर प्रोटीन्स हैं हमारे पास में। पहले तो है फाइब्रिनोजन, उसके बाद में है ग्लोबुलिन्स और फिर है एल्ब्यूमिन। ये तीन मेजर प्रोटीन्स हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर। सबसे बड़ा साइज होता है फाइब्रिनोजन का, उससे छोटा है ग्लोबुलिन और उससे छोटा है एल्ब्यूमिन। इन दोनों का साइज तो कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है, तो ये कभी फिल्टर नहीं होते ग्लोमेरुलस के थ्रू। जो एल्ब्यूमिन है उसका साइज ऐसा है कि ये फिल्टर हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो रिपल्शन की वजह से ये फिल्टर नहीं हो पाता, रिपल्शन की वजह से। ओके, लेकिन कई बार हमारे पास में क्या होता है, कई बार जो साइटोकाइंस है वो आकर के इन नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज है। ये चीज़ न्यूट्रलाइज होने के बाद ये जो रिपल्शन मिलनी थी इसको नेगेटिव की वो नहीं मिलती और एल्ब्यूमिन भी फिल्टर हमारे पास में हो जाता है, राइट। सो ये एक डिफेक्ट है जिसका नाम है मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिसीज है ये एक, जिसके अंदर एल्ब्यूमिन जो है वो फिल्टर हो जाता है। यू कैन सी हियर कि मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर साइटोकाइंस जो है वो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन फिल्टर हो जाता है, राइट। तो ये बात क्लियर है कि सेल्स कभी फिल्टर नहीं होंगे, प्लाज्मा का कंटेंट फिल्टर होगा। प्लाज्मा में जो वाटर है वो फिल्टर हो जाएगा रेडीली, जो प्रोटीन्स है वो फिल्टर नहीं होंगे। एल्ब्यूमिन फिल्टर हो सकता है अगर कोई डिसीज है लाइक मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह। ओके, दूसरा, जो भी सब्सटेंसेस हमारे पास में एसोसिएटेड है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, जो भी है वो भी फिल्टर नहीं होते। देखो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ कई सारी चीज़ें अटैच होती है। देखो कई सारी चीज़ें क्या होती है हमारे पास में, हम कॉन्जुगेशन करने के लिए ना उनको अटैच कर देते हैं। जनरली ये चीज़ें जैसे कि हमारे पास में बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन हमारे पास में क्या नहीं होता, सोल्यूबल नहीं होता वाटर के अंदर, लेकिन हम इसको कॉन्जुगेट कर देते हैं किसके साथ, प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ। तो ऐसी चीज़ें जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ हमारे पास में क्या है, जुड़ी हुई रहती है, जो एसोसिएटेड रहती है सब्सटेंस प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, वो भी फिल्टर नहीं होते।
सो रिमेंबर लाइक बिलिरुबिन फिल्टर नहीं होता। सेकंड है कैल्शियम, कैल्शियम में 50% कैल्शियम बाइंड रहता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, तो वो भी फिल्टर नहीं होता। तीसरा है फैटी एसिड्स, फैटी एसिड की कॉन्जुगेशन भी होती है, तो ये भी फिल्टर नहीं होते। चौथा है T3 T4 यानी कि थायरॉयड हार्मोन्स, ये भी बाइंड रहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, तो ये भी फिल्टर नहीं होते। और फिफ्थ है कुछ ड्रग्स जो लेते हैं वो भी हमारे पास में एसोसिएटेड रहते हैं, इसलिए वो भी फिल्टर नहीं होती, तो उनका जो एक्सक्रीशन का मोड है वो किडनी से नहीं होता, राइट। इसलिए हम कहते हैं कि सारे ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद उसका एक्सक्रीशन किडनी से नहीं होता। काफ़ियों का होता भी है, लेकिन उन ड्रग्स का नहीं होता जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड रहते हैं, राइट। सो रिमेंबर दीज थिंग्स कि जो भी चीज़ प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड है वो फिल्टर नहीं होगी। उसके बाद में है नॉन नेचुरल सब्सटेंसेस। देखो हमारी बॉडी के अलावा जो सब्सटेंसेस बाहर से आ रहे हैं लाइक इनुलिन जो कि फ्रक्टोज का पॉलीमर है, तो इनुलिन जो कि फ्रक्टोज का बना हुआ है ये हमारी बॉडी के बाहर से आ रहा है, एक आउटसाइडर पॉलीमर है, तो ये कभी भी ये भी फ्रीली फिल्टर हो जाता है, राइट। सो ये भी ऐसा नहीं है कि कभी हमारी बॉडी के अंदर गया तो अंदर ही रहेगा, नहीं, ये भी फ्रीली फिल्टर हो जाता है, राइट। और इनुलिन का जो यूज़ है हम वो करते हैं GFR को फाइंड करने के लिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनुलिन का यूज़ GFR फाइंड करने के लिए किया जाता है, और इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो भी बनाऊंगा कि कैसे करते हैं हम लोग। दूसरा है हमारे पास में PAH की जो फुल फॉर्म बन के आती है दैट इज पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड। सो PAH भी एक आउटसाइडर है जो RPF यानी कि रीनल प्लाज्मा फ्लो निकालने के लिए यूजफुल है। देखो आउटसाइडर सब्सटेंसेस यानी कि जो नॉन नेचुरल सब्सटेंसेस है, बॉडी के बाहर के सब्सटेंसेस है, वो तो कई सारे हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 बता रहा हूँ क्योंकि इन 2 का प्रैक्टिकल यूज है, और 2 का प्रैक्टिकल यूज क्यों है वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये फिल्टर हो जाते हैं। सो इसलिए इनका काफ़ी यूज होता है, ठीक है, क्योंकि इनुलिन फिल्टर हो जाता है, प्लस ये कोई हार्म भी नहीं करता, तो ये एक सुटेबल मटेरियल बन जाता है। ये सारे मैं एक वीडियो में बताऊंगा। सो जस्ट अभी मैं यहाँ याद रखना कि जो इनुलिन है वो एक नॉन नेचुरल सब्सटेंस है, GFR फाइंड करने के लिए यूज होता है। PAH है पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड, वो रीनल प्लाज्मा फ्लो कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। ओके, सो नेक्स्ट मूव फर्दर। इसके बाद में क्या है कि जो लाइट वेट प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स है, देखो मैंने कहा था कि जनरली प्रोटीन फिल्टर नहीं होते, दे आर ट्रू कि प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते, लेकिन जो बहुत छोटे प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है लाइक इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। अगर सपोज कल मेरी बॉडी ने इंसुलिन निकाला, पेनक्रियाज ने इंसुलिन निकाल दिया बीटा सेल्स ने, क्या वो हमेशा मेरी ज़िंदगी में पड़ा रहेगा, मतलब पूरी ज़िंदगी में मेरे खून में घूमता रहेगा? वो नहीं होता ना ऐसा, उसकी भी तो कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन होकर वो ख़त्म होएगा ही। ऐसा तो नहीं है कि जो मैंने 1 साल पहले इंसुलिन था मेरी बॉडी के अंदर वो आज भी घूम ही रहा है मेरी बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं होता। तो एक्सक्रीशन, इनका ब्रेकडाउन हर एक चीज़ का अलग अलग होता है, तो इंसुलिन का भी किसी ना किसी तरीके से होगा। तो जो छोटे और लाइट वेट प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है लाइक इंसुलिन, ये रेडिली फिल्टर हो जाते हैं, सो दे गेट रेडिली फिल्टर्ड, राइट। इनको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। अब ये रेडिली फिल्टर हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जब रेडिली फिल्टर हो जाता है तो इसकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है PCT सेल्स के थ्रू। क्या चीज़, किसके थ्रू? PCT सेल। PCT मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल। हमने इसका ग्लोमेरुलर उसमें जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा, जब हमने देखा था PCT के बारे में, तो जो PCT के सेल्स है वो इसको रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। रीएब्जॉर्ब करने के बाद वो इसका करते हैं कैटाबॉलिज्म। सो इंसुलिन इज कैटाबोलाइज्ड बाय PCT सेल्स, और फिर इस कैटाबॉलिज्म के थ्रू ग्लूकोज बनाया जाता है उसके कार्बन स्ट्रक्चर से, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तुमने बायोकेमिस्ट्री अगर पढ़ी है तो तुमने ग्लूकोनियोजेनेसिस में अगर तुमने साइट्स पढ़ी है ग्लूकोनियोजेनेसिस की, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की एक साइट किडनीज भी होती है। इतना कोई मेजर कंट्रीब्यूशन तो नहीं है उनका, लेकिन किडनीज भी ग्लूकोनियोजेनेसिस की साइट होती है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्लूकोज की तो किडनी भी इस प्रोसेस के अंदर पार्ट ले सकती है इस तरीके से। तो यहाँ से 2 बात क्लियर होती है, वो तो ये कि छोटे मोटे जो लाइट वेट प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स है जिसमें बेसिकली हार्मोन्स ही आते हैं, जितने प्रोटीनेशियस हार्मोन्स है
वो रेडिली फिल्टर हो जाते हैं, जिसमें से एक इंसुलिन का केस हमने देखा कि इंसुलिन जब फिल्टर होगा तो पीसीटी सेल उसको रीएब्जॉर्ब कर लेंगे, कैटाबोलिज्म करेंगे और उसके कार्बन स्ट्रक्चर से ग्लूकोज को रिफॉर्म कर लेंगे इन द टाइम ऑफ नीड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। हम जानते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट सबस्ट्रेट, राइट, क्योंकि इंसुलिन तो एक प्रोटीन जैसा स्ट्रक्चर था, वहाँ से बनना, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर है हमारे पास में जो मेटाबॉलिक वेस्ट्स है, जैसे कि हमारे पास में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारी बॉडी के, लाइक यूरिया, क्रेटिनिन, जितने भी ये मेटाबॉलिक वेस्ट है दे ऑल्सो गेट फ्रीली फिल्टर्ड, इनको भी कोई रुकावट नहीं होती, ये भी फ्रीली फिल्टर हमारे पास में हो जाते हैं। फिर है हमारे पास में मेटाबोलाइट्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सोडियम, पोटेशियम, ये छोटे जितने भी आयंस है ना, कैल्शियम कौन सा, आयनाइज्ड, क्योंकि मैंने बताया ना 50% कैल्शियम तो बाइंड रहता है प्रोटीन्स के साथ, तो वो फिल्टर नहीं होगा, जो फ्री है 50% वो वाला। मैग्नीशियम, क्लोराइड, HCO3 नेगेटिव, ये सारे के सारे फ्रीली फिल्टर हो जाते हैं, और इनमें से मोस्ट ऑफ रीअब्जॉर्ब भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं, इतना लॉस नहीं होता, रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। यहाँ से एक बेस बनाने की कोशिश करना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिल्टर हो गई है, लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, और ये सारे आयंस आराम से निकल गए, और अगर आराम से निकल गए तो क्या हम इसको यूरिन में जाने दें? ऐसे तो नहीं हो देने का, तो हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी, इनकी ज़रूरत है हमें, क्योंकि ये मेटाबोलाइट्स है, इनका आगे बहुत यूज़ आएगा मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो इसको हम जाने नहीं दे सकते। तो इसी वजह से, क्योंकि ये फ्रीली फिल्टर हो गए, एक नई प्रोसेस का जन्म होता है जिसका नाम है रीएब्जॉर्प्शन, जो अभी हम आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, पूरा रीएब्जॉर्प्शन, कि पीसीटी कैसे करता है, लुकोफेनल कैसे करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो याद रखना कि जो मेटाबोलाइट्स है लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, छोटे मोटे आयंस, ये सारे फ्रीली फिल्टर हो जाते हैं, राइट। उसके बाद में जो छोटे मोटे ऑर्गेनिक एसिड्स है हमारी बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिक एसिड्स कौन है? कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है एनर्जी का जब हम खाना नहीं खा रहे, राइट। सो कीटोन बॉडीज जो है वो भी फिल्टर हो जाती है, और ये सिर्फ फिल्टर ही नहीं होती बल्कि सिक्रेट भी की जाती है। देखो 3 चीज़ें होती हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये हम ये पढ़ रहे हैं फिल्ट्रेशन, क्या क्या फिल्टर हो रहा है। रीअब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे कि जो फिल्टर हो गया उसमें से वापस ब्लड में कौन आएगा, और सिक्रीशन होता है कि ब्लड में से हम जानबूझ के उसको निकाल रहे हैं यूरिन के अंदर, मतलब नेफ्रॉन के अंदर उसको जानबूझ के डाल रहे हैं क्योंकि यूरिन के अंदर हमें उसको भेजना है। तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स है कीटोन बॉडीज, वो फिल्टर भी हो जाती है और हमारी बॉडी भी कुछ पार्ट सिक्रेट करती है सामने से, राइट। तो कीटोन बॉडीज का जो एंड है वो किडनीज के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ से एक बात और पता चलती है, ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री लवर्स के लिए फाइंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, वैसे उनको पता भी होगा कि किडनी से इनका एक्सक्रीशन वगैरह होता है। नाउ अब एक लास्ट का इंटरेस्टिंग सा केस है जिसको ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और देखो, तो ये केस डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सवाल को सुनना। सवाल ये है कि हम कहते हैं कि कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना है तो पहले ब्लड की जांच होनी चाहिए। अगर डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड मैच करता है, सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल है, तभी आप जाके ब्लड को डोनेट करो, राइट। अगर मान लो मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसका आउटकम क्या होगा। सपोज मैंने किसी बंदे से ले लिया ब्लड और मिसमैच था, तो मेरे पास में क्या क्या उसका आउटकम होंगे, तुम बहुत सारे पॉइंट्स गिनवा सकते हो। उनमें से एक पॉइंट ये होता है रीनल शटडाउन। अगर नहीं सुना सिंपल लैंग्वेज में, कि किडनीज काम करना बंद कर देगी। क्यों? ये एक आउटकम होता है, नहीं पता तो याद रखना कि अगर मिसमैच ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो गया तो किडनीज काम करना बंद कर देगी। देखो यहाँ इसका आंसर है सी, आरबीसी ब्रोकन। जैसे ही मैंने एक मिसमैच ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करा तो क्या हुआ, आरबीसीज का हीमोलिसिस, मतलब हीमोलिसिस स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देगा फॉरन आरबीसीज को। तो आरबीसीज क्या होना स्टार्ट हो गई, जहाँ से मैंने लिया है ब्लड, टूटना स्टार्ट हो गई। उन टूटी ही आरबीसी में से क्या निकलेगा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है वो फ्रीली फिल्टर हो जाता है ग्लोमेरुलस में से। सो हीमोग्लोबिन फिल्टर हो जाता है, और जब ये फिल्टर हो जाता है ना, तो दिक्कत ये है कि हीमोग्लोबिन पीसीटी सेल्स उसको रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो ये एब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी सेल्स के थ्रू, ठीक है, हीमोग्लोबिन हो गया।
हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्ब कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जब इसका कैटाबॉलिज्म होता है ना अंदर लाइसोसोम्स के थ्रू पीसीडी सेल्स के अंदर, तो आयरन निकल जाता है और उस आयरन को वो स्टोर नहीं कर पाता, क्योंकि आयरन स्टोरेज साइट्स के लिए हमें बहुत सारे प्रोटीन चाहिए होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। तो वो आयरन, पीसीडी सेल्स आयरन डिपोजिशन की जगह नहीं है, लेकिन हीमोग्लोबिन के कैटाबॉलिज्म के बाद आयरन तो निकला, तो क्या होता है कि आयरन वहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पीसीटी सेल्स का नेक्रोसिस हो जाता है, पीसीटी सेल्स डेड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आयरन भर चुका है। अब इतना आयरन भर चुका है कि पीसीटी सेल्स खराब हो गए हैं। और पीसीटी सेल्स अगर खराब हो गए हैं तो आती है दो केसेस। एक तो हमारे पास में होता है पहला हीमोग्लोबिनूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन का आना, क्योंकि पीसीटी सेल्स एक वक्त पे जब खराब हो गए तो जो रीएब्जॉर्प्शन हो रही थी वो भी रुक गई, तो अब हीमोग्लोबिन कहाँ जाएगा? यूरिन के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू वो माइनर कैलाइसिस, मेजर कैलाइसिस, रीनल पेल्विस, फाइनली यूरेटर के थ्रू यूरिन के अंदर। तो एक केस तो ये बन जाता है कि भाई अगर आप एक मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो तो यूरिन के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो इसलिए आता है, और अगर वो आने लग गया है तो और खतरनाक बात है। क्यों? क्योंकि दूसरी चीज भी स्टार्ट हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड द रीनल शटडाउन। सी लगभग 50% से भी ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन की जो कैपेबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो पीसीटी सेल्स के पास होती है। और अगर पीसीटी सेल्स का नेक्रोसिस हो गया तो जो रीअब्जॉर्प्शन होना है ना इन मेटाबोलाइट्स का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसी वजह से इस कंडीशन को कहते हैं रीनल शटडाउन। किडनी का जो मेन फंक्शन है एक रीअब्जॉर्प्शन, वो नहीं हो पा रहा, तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स की कमी है वो होना स्टार्ट हो जाएगी, जो आयंस है खासकर वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड रीनल शटडाउन। सो ये एक आउटकम है बहुत बुरा, ठीक है, साइड इफेक्ट भी है कि अगर आपने मिसमैच ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो हीमोग्लोबिनूरिया भी हो जाएगा और रीनल शटडाउन भी हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज अनदर केस। अब बस इस वीडियो में इतना ही था, तो बहुत छोटा सा पार्ट था। सी इसके बाद हम फिल्ट्रेशन के साथ पूरा क्लियर है कि फिल्ट्रेशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।